प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को बताया राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते कदम पर जताई खुशी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल। मुख्यमंत्री का राज्य को मूल्य संवर्धन से मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज सेंटर बनाने का संकल्प। केंद्र सरकार से पीएम श्री और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का आग्रह। राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग में तेजी। अब तक 78% से अधिक मैपिंग। रांची में सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय विशेष कैंप। JPL में छोटा नागपुर रॉयल्स और रांची टाइटंस की जीत। फीफा विश्व कप फुटबॉल का रंगारंग आगाज। पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला की संज्ञा दी है। श्री मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते कदम पर प्रसन्नता जताई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। भारत विमेन लेड रिसर्च और इनोवेशन का उज्जवल उदाहरण बन रहा है। 50% स्टार्टअप्स में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर है। कृषि, स्वास्थ्य या फिर स्पेस मिशंस, विमेन आर लीडिंग एवरीवेयर। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। नहीं, उसका हक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी महिलाओं के नेतृत्व में विकास को नया आयाम देने का संकल्प जताया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की नारी शक्ति ने सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़ी जन कल्याणकारी पहलों ने करोड़ों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। पिछले 12 वर्षों में भारत विज्ञान और तकनीक की दुनिया में उड़ान भर रहा है। इन वर्षों में देश ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिसने भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य की ताकत भी बना दिया है। जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। कभी दुनिया की तकनीक पर निर्भर रहने वाला भारत आज खुद भविष्य की तकनीक विकसित कर रहा है। बीते 12 वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जिस तेजी से प्रगति की है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई कई बड़ी वैज्ञानिक योजनाओं ने भारत को टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनाने की दिशा में मजबूत आधार दिया है। तो आइए आपको विज्ञान और तकनीक के रोमांचक सफर पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि बीते 12 सालों में भारत ने क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में इसरो के चंद्रयान और गगनयान मिशन प्रमुख हैं। जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने वहां तापमान, मिट्टी और रासायनिक संरचना से जुड़े अहम वैज्ञानिक डेटा जुटाए। वहीं गगनयान मिशन भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। 2024 से 25 के दौरान इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कई क्रू एस्केप टेस्ट, पैराशूट टेस्ट और सुरक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जबकि 4 भारतीय टेस्ट पायलट अपनी स्पेस ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। भारत ने 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी तय किया है। अब अगर तकनीक की दुनिया की बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बनकर उभरा है। दिसंबर 2021 में शुरू हुए इस मिशन के तहत सरकार ने 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया, ताकि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन को बढ़ावा दिया जा सके। आज सेमीकंडक्टर चिप्स, मोबाइल, कार, मिसाइल, एआई और सुपर कंप्यूटर तक हर आधुनिक तकनीक का ब्रेन माने जाते हैं। यही वजह है कि भारत अब इस रणनीतिक क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रहा है। दिसंबर 2025 तक देश के 6 राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाले 10 बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही सेमीकॉन इंडिया 2025 जैसे मंच भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में बढ़ते वैश्विक विश्वास को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा देश भर में अलग अलग जगहों पर सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किए जा रहा है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत अपनी घरेलू जरूरतों की अधिकांश चिप्स खुद ही डिजाइन और तैयार करने लगे। इसके साथ ही चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, AICTE सेमीकंडक्टर कोर्सेज और NIE-LIT लैब्स के जरिए हजारों इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत तकनीकी नींव तैयार करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। मार्च 2024 में शुरू हुआ इंडिया AI मिशन लगभग 10,372 करोड़ रुपए के बजट वाला भारत का सबसे बड़ा AI कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत को AI इनोवेशन हब बनाना है। इस मिशन के तहत अब तक 38,000 से ज्यादा GPUs उपलब्ध कराए जा चुके हैं, ताकि भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स कम लागत पर AI मॉडल्स तैयार कर सकें। भारत अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी भारतीय चैट GPT जैसे सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए सर्वम AI, भारत जैन, फ्रैक्टल और टेक महिंद्रा जैसी 12 कंपनियों का चयन किया गया है। AI कोश नाम का प्लेटफॉर्म 5,500 से ज्यादा डेटा सेट्स और 251 AI मॉडल्स उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भी भारत के AI मॉडल्स और नवाचारों को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य, कृषि, साइबर सुरक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए AI एप्लीकेशंस भी विकसित कर रही है। यही वजह है कि आज AI केवल विदेशी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत भी तेजी से ग्लोबल AI रेस में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इसके अलावा बीते कुछ वर्षों में भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी, 5G, डिजिटल पेमेंट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी तेज प्रगति की है।
भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है, जहां हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। 5G रोल आउट दुनिया के सबसे तेज नेटवर्क विस्तारों में गिना गया और बायोटेक्नोलॉजी में भारत वैक्सीन पावर हाउस के रूप में उभरा है। कोविड-19 के दौरान भारत ने रिकॉर्ड समय में कोवैक्सीन और कोविन प्लेटफॉर्म तैयार करके दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता दिखाई थी। यही नहीं, नेशनल क्वांटम मिशन और डीप ओशियन मिशन जैसे कार्यक्रम भविष्य की तकनीकों के लिए भारत की दीर्घकालिक तैयारी को भी दर्शाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीते 12 वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में केवल प्रगति नहीं की, बल्कि अपनी एक नई पहचान भी बनाई है। आज का भारत केवल डिजिटल इंडिया ही नहीं, बल्कि साइंटिफिक इंडिया और इनोवेटिव इंडिया के रूप में भी दुनिया के सामने उभर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मूल्य संवर्धन के जरिए राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्रीन इकोनॉमी का केंद्र बनाने के साथ ही नॉलेज सेंटर बनाने का संकल्प जताया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान केंद्र सरकार से झारखंड में एनसीईआरटी का क्षेत्रीय केंद्र खोलने और पीएम श्री तथा केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने खेल और संरचना विकास के लिए भी विशेष पैकेज की मांग की। श्री सोरेन ने खनिज संपदा को, मानव संपदा को, उद्योग को रोजगार से और विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ने पर जोर दिया। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में राज्य में 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। चुनावी रण क्षेत्र में 3 उम्मीदवारों झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के बीच मुकाबला तय है। इधर सभी दलों का समीकरण और संख्या बल जुटाने पर जोर है ताकि उम्मीदवारों की वैतरणी को पार कराया जा सके। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग के काम में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि 78.6% मतदाताओं की मैपिंग हो गई है। अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद से अब तक 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने मैपिंग कराई है। सीईओ ने कहा है कि वैसे मतदाता जिनकी अब तक मैपिंग नहीं हुई है, वे बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। 15 जून तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद फॉर्म की छपाई और प्रशिक्षण कार्य होंगे। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से मैपिंग को लेकर शिविर लगाए जा रहे हैं। रांची के सभी बूथों में भी कल से 2 दिवसीय विशेष कैंप लगेगा। एसआईआर को लेकर राजनीति के मंच पर भी सरगर्मी तेज है। सभी पार्टियां नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस संबंध में जरूरी जानकारियां दे रही हैं। इधर भाजपा की ओर से सरायकेला खरसवां में एसआईआर के मद्देनजर बीएलओ 2 और पंचायत प्रभारियों की कार्यशाला आयोजित हुई, जिसे पार्टी नेता सांसद प्रदीप वर्मा ने भी संबोधित किया। झामुमो द्वारा जामताड़ा और दुमका में जिला स्तरीय बूथ सम्मेलन और सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 18 जून तक फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जी 7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और राष्ट्राध्यक्षों के साथ सहयोग और साझेदारी को लेकर वार्ता करेंगे। 13 से 18 जून तक होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत की यूरोप नीति और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सबसे पहले फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे, जहां 14 जून को उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से होगी। दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसे इस वर्ष और ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स हिस्सा लेंगे। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती इनोवेशन साझेदारी का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इसके बाद फ्रांस के एवियन शहर में 16-17 जून को आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां भारत को एक पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।
G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने की संभावना है। पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक चुनौतियां और तकनीकी सहयोग भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार देने पर भी जोर रहेगा। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां भारतीय स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। एडवांस्ड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक निवेशकों और कंपनियों के सामने अपनी संभावनाएं पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई निवेश समझौते और कारोबारी साझेदारियां भी सामने आ सकती हैं। दुनिया भर से करीब 300 कंपनियों और निवेशकों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दौरे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र होने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। दोनों देश व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी सहयोग तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये यात्रा मध्य यूरोप में भारत की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को और मजबूत करेगी। अखिलेश सुमन के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्वोत्तर में विकास को गति और आर्थिक उन्नति के तहत गुरुवार को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई। असम नागालैंड सीमा पर विवादित क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए नागालैंड सरकार, असम सरकार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को प्रधानमंत्री के विकसित उत्तर पूर्व की संकल्पना को पूरा करने वाला बताया। हम ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो कई प्रकार से इतिहास में आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर कर आगे बढ़ रहा है। जिस स्पिरिट में आज का ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केंद्रीय सरकार और नागालैंड और असम की सरकार में जो कंक्लूड हुआ और इसमें जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, मुझे पूरा विश्वास है सर कि आने वाले समय में जो भी पहले समस्याएं थी दैट दे कैन बी ओवरकम। इस मौके पर असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इस समझौते से इस पूरे इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। ये समझौता ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब दुनिया संकट का सामना कर रही है और भारत बहुत अधिक दरों पर हाइड्रोकार्बन का आयात कर रहा है। लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाइड्रोकार्बन पर यह व्यवस्था पूरी निष्ठा के साथ लागू की जाएगी। This arrangement on hydrocarbon will be implemented in letter and spirit. Oil operation is a milestone. तेल अभियान न केवल उत्तर पूर्व क्षेत्र बल्कि पूरे देश की प्रगति में एक मील का पत्थर है।
for the entire country. माना जा रहा है कि समझौते से दशकों से लंबित सीमा विवाद के कारण रुकी हुई तेल और गैस की खोज को फिर से शुरू होने से जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं घरेलू उत्पादन बढ़ाने से भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर जवान मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान अदम्य साहस दिखाने वाले सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। सम्मान मिलने के बाद उनके गृह जिला बोकारो में खुशी का माहौल है और परिजन तथा स्थानीय लोग गौरवान्वित हैं। देश की रक्षा में जब जान की बाजी लगाने का वक्त आया, तब बोकारो के इस वीर सपूत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोलियों और खतरे के बीच अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए सद्दाम हुसैन ने ऐसी बहादुरी दिखाई जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। फॉरेन के कुछ टेररिस्ट जो कि हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली, हम अपने टीम के साथ वहां गए और जाने के बाद वो ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। सद्दाम की इस उपलब्धि ने सिर्फ उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड को गौरवान्वित किया है। बेटे की वीरता पर पिता की आंखों में गर्व है, तो वहीं पत्नी के दिल में चिंता के साथ साथ देश सेवा के प्रति सम्मान और गर्व का भाव भी है। हमारे ही लिए नहीं गौरव की बात है, पूरे झारखंड के जनता के लिए गौरव की बात है, पूरे देश की जनता के लिए गौरव की बात है। और हमारा बेटा सीमा पर है, दुश्मनों को सफाया कर रहा है। इससे बड़ा एक बाप के लिए क्या चाहिए, जो हमारा देश सुरक्षित रहे। यही कहेंगे कि थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देश की रक्षा और सेवा के लिए मेरे पति वहाँ पे है। बोकारो का यह बहादुर बेटा आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है और उसकी वीरता की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए नया नियम जारी किया है। इस आदेश के तहत अब औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों को रिटेल पंप से तेल नहीं मिलेगा। रिटेल पंपों से केवल वाहन ही तेल ले सकेंगे। एक वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा तेल की बिक्री नहीं की जाएगी। इस आदेश के तहत अब औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहक सीधे रिटेल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि वो अपनी ज़रूरत केवल अपने खुद के पंप से ही पूरी कर पाएंगे। खुदरा पंपों को आदेश दे दिया गया है कि डीजल केवल वाहन के टैंक या फिर PESO से मंजूर कंटेनर में ही बेचा जा सकता है। एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा और खरीदी गई डीजल की फिर से बिक्री भी मना है। तो पेट्रोल डीजल बिक्री पर सरकारी नियम लागू हैं। सही आपूर्ति और उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। इसके माध्यम से औद्योगिक व्यावसायिक ग्राहक खुदरा पंप से अब नहीं खरीद सकेंगे डीजल। जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिमी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 दिनों के दौरान इसके झारखंड में भी दस्तक देने की संभावना जताई जा रही है। इधर राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। कल भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य में 17 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का आज 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जर्मनी से लौटते वक्त उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता राणा बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और भारत के अगर देखा जाए सबसे सफल निशानेबाज में से एक और उसके साथ साथ प्रतिष्ठित शूटिंग कोचों में से भी एक मशहूर शूटर जसपाल राणा, जिनके निधन की जो खबर है वो सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। म्यूनिक विश्व कप से लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और
यहाँ पर उनके निधन की जो खबर है वो सामने आई है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे थे जसपाल राणा। 28 जून 1976 को उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में से एक। 1994 के एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 15 पदक उन्होंने अपने नाम किए, जिसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य थे। और उसके बाद सबसे सफल निशानेबाजों में से एक गिने जाते थे जसपाल राणा। और सबसे महत्वपूर्ण खासतौर से अगर बात की जाए, पेरिस ओलंपिक में हमने देखा था मनु भाकर, और जिसमें उन्होंने श्रेय दिया था अपनी सफलता का अपने कोच जसपाल राणा को। रांची में जेपीएल का रोमांच जारी है। जेएससीए स्टेडियम में आज भी 2 मैच होने हैं। इधर कल खेले गए मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स ने धनबाद डायमंड्स को हराया। बारिश के कारण मैच को घटाकर 5 ओवर का कर दिया गया। धनबाद डायमंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 63 रन बनाए। इसके बाद छोटा नागपुर रॉयल्स को डकवर्थ लुइस नियम से संशोधित लक्ष्य मिला और टीम ने यह लक्ष्य 5वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए आसानी से हासिल कर लिया। इधर एक मैच में रांची टाइटंस ने संताल स्ट्राइकर को 42 रन से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल का कल मेक्सिको सिटी में भव्य उद्घाटन हुआ। पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हो गया है। मैक्सिको सिटी में हुई पहली ओपनिंग सेरेमनी में ग्लोबल म्यूजिक स्टार शकीरा, कोलंबिया के जे बाल्विन और एफ्रोबीट्स स्टार वर्ना बॉय, लैटिन म्यूजिक स्टार डैनी ओशन और मैक्सिकन सिंगर फेर ओल्वेरा ने परफॉर्म किया। उद्घाटन समारोह में मैक्सिको की संस्कृति की भी झलक देखने को मिली और कलाकार मैक्सिको की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। एस्टेका स्टेडियम में हुए उद्घाटन समारोह में हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। वहीं प्रशंसक भी मैक्सिको की टीम की जर्सी के रंगों में रंगे नजर आए। मैक्सिको ने 40 साल बाद किसी फुटबॉल विश्व कप मैच का आयोजन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को बताया राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते कदम पर जताई खुशी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल। मुख्यमंत्री का राज्य को मूल्य संवर्धन से मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज सेंटर बनाने का संकल्प। केंद्र सरकार से पीएम श्री और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का आग्रह। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग में तेजी। अब तक 78% से अधिक मैपिंग। रांची में सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय विशेष कैंप। जेपीएल में छोटा नागपुर रॉयल्स और रांची टाइटंस की जीत। फीफा विश्व कप फुटबॉल का रंगारंग आगाज। पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को हराया।